और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुल के प्रबंधक और रख रखाव में शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने पुल के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। इस हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी घायल हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। हादसे के बाद यह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि इस पुल के मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, ना ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। मोरबी हादसे के बाद प्रशासन ने जूल ब्रिज प्रबंधक रख रखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 114 के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरी रात चला। सेना की टीम, एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के जवान मौके पर हैं। फंसे हुए लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने बताया कि 132 शव बरामद हुए हैं और अभी भी लोग लापता हैं, जिनका लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पता चलाया जा रहा है। 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाहिए कि उधर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के थराड़ में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोरबी पुल हादसे का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। पीएम मंगल को मोरबी में घटनास्थल का दौरा करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पीएम मंगल को मोरबी पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कोथुर में राहुल गांधी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले गुजरात के मोरबी केबल पुल हादसे को लेकर मौन श्रद्धांजलि दी। इनसे जब हादसे को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, राजनीतिकरण करना सही नहीं है। देश का सिस्टम सुधारने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। संस्थाओं पर
सुनियोजित हमले हुए हैं। ये केंद्र ही नहीं, राज्य के स्तर पर भी हुआ है। कांग्रेस सत्ता में आई तो सुनिश्चित करेगी कि देश की संस्थाएं आरएसएस से आजाद हों और आजाद होकर काम करें। हमारी कोशिश होगी कि पैसा केवल कुछ लोगों के हाथों के नियंत्रण में ही न रहे। Politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की कानून व्यवस्था में रेप केस पुष्टि के लिए पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता है। 2 फिंगर टेस्ट का सहारा लेने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने 2 फिंगर टेस्ट कराने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का टेस्ट पीड़िता को दोबारा यातना देना जैसा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर 2 फिंगर टेस्ट को गलत कह चुका है। कोर्ट ने 2013 में ही इस टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट की जगह बेहतर वैज्ञानिक तरीके अपनाने को कहा था। 2014 में केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए दिशा निर्देशों में भी इसकी मानहानि की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह टेस्ट अवैज्ञानिक है, इससे महिला को दोबारा परेशान किया जाता है। क्या ऐसी महिला जो अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है उसका बलात्कार नहीं हो सकता? 2 फिंगर टेस्ट को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली के बेंच ने सोच का नतीजा बताया है। जजों ने कहा कि इस टेस्ट के पीछे यह सोच काम करती है कि जो महिला यौन संबंध में सक्रिय है उसका बलात्कार नहीं हो सकता है। कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के जुमागुंड मकाम पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। दरअंदाजी के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस राय के मुताबिक मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहा था। मारे गए आतंकी के कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। हमें भी मालूम है कि तेज बर्फबारी के पहले एक जो विंडो है, इस विंडो का मिलिटेंट्स फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यही बात हमें एक्स्ट्रा अलर्ट भी बनाती है इस पीरियड में। अपने एरिया में, चाहे वो करना में हो, केरन में हो, मच्छल में हो, जो आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉयड हैं, जो आर्मी के जवान जहाँ पे हैं, हमारे जवान कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और 1-2 वारदातें हुई हैं करना में, केरन में, जहाँ पे मिलिटेंट ने घुसने की कोशिश की है, उनको मार गिराया गया है और देश की सिक्योरिटी को एक इम्प्रेग्नेबल लाइन बना के रखा गया है। हमारी कोशिश बखूबी जारी रहेगी। बिल्कुल अलर्ट है, तभी फौज ने उनको मार गिराया है और उनके घुसने की कोशिशों को नाकाम किया है, उनके मंसूबों पे पानी फेरा है। तो आने वाले वक्त में जो आपको लग रहा है कि इस बार आने की ताक में है मिलिटेंट? कुछ इंसिडेंट्स तो हुए हैं और लास्ट ईयर से इस साल इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा हुए हैं, बट हम पूरी तरह से तैयार हैं। कुपवाड़ा जिले के करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जुमगंड इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान आज उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप इस पार दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा था। ताहम फौज ने दरअंदाजी की इस बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया। फौजी जराया के मुताबिक मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था। ताहम सरहद पर अलर्ट फौज ने उन्हें वापस जाने के लिए ललकारा। ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जिसकी पहचान अल्ताफ अहमद के बतौर हुई है, उससे मार गिराया। मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जब्त किया गया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से याहिया सुल्तान। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वो सरदार पटेल की वजह से है। सरदार पटेल ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा था। आप सरदार को नहीं जानोगे, सरदार को समझ नहीं समझोगे। सरदार के कामों के लिए ढेर सारी चीजें कही जा सकती है, मगर कई चीजें ऐसी है जो अगर वो नहीं होती तो आज देश जिस जगह पे हम देख रहे हैं वो नहीं होता। भारत का जो नक्शा आपके सामने है, मैप जो आपके सामने है, अगर सरदार नहीं होते तो मैप ऐसा नहीं होता, नक्शा ऐसा नहीं होता, आधा अधूरा होता। लक्षद्वीप आज भारत के अंदर है, इसका एकमात्र कारण सरदार की दूरदर्शिता थी। जब पूरा देश आजादी के उत्सव में डूबा था, सरदार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप पर भेजकर वहां पर तिरंगा फहराकर अपना दावा मजबूत करने का काम किया था। अंडमान निकोबार अगर आज भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। जोधपुर जूनागढ़ अगर भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। और हैदराबाद के पुलिस एक्शन को कौन भूल सकता है। ढेर सारी दिक्कतों के बावजूद सरकार में भी एकमति नहीं थी, सेना भेजने को कोई राजी नहीं था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस भेजकर पुलिस एक्शन करना पड़ा और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा बना हुआ है केवल और केवल सरदार पटेल के कारण। और कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है वो भी अगर है आज भारत के पास तो सरदार पटेल ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरदार ने ही निर्णय कर वहां सेना भेजने का काम किया था, जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए कबीलाइयों को परास्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखा था। अखंड भारत की कल्पना सरदार न होते तो कभी न होती। उधर अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर के विलय का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूर्ण रूप से दिए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि गृह मंत्री को थोड़ा भी इतिहास नहीं पता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि शुरू में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात के समर्थन में नहीं थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। दया आती है मुख्य कि हमारे गृह मंत्री को आधा क्या 10% भी इतिहास नहीं पता होता है। सन 46-47 में, बल्कि 47 से शुरुआत से जब ये बात आ रही थी कि जो हमारे रजवाड़े हैं उनके विलय की बात आ रही है, तो शायद जो बात जो चिर परिचित है वो भी अमित शाह जी जानते कि शुरू में सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस बात से बहुत ज्यादा एग्रीमेंट में भी नहीं थे कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में आना चाहिए। उन्होंने कई जगहों पे कहा भी कि मैं पाकिस्तान से बातचीत में जब बात आई है तो हमने पाकिस्तान से कहा है कि कश्मीर के और हैदराबाद के मसले में हैदराबाद आप हम पे छोड़ दीजिए, कश्मीर आप ले जाना चाहें तो उनकी, बल्कि ये कहा जाता है कि मई जून जुलाई के समय में पंडित नेहरू ने उनको समझाया कि नहीं, हम लोगों को जियो स्ट्रेटेजिक जो कहा जाता है उन कारणों से कश्मीर की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद फिर पूरा का पूरा रवैया बदलाव ये हुआ कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर इस देश में विलय हो। वहां देरी जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया वहां के महाराज ने, उस कारण से देरी हुई। खैर सितंबर अक्टूबर में जब पता चला कि घुसपैठिए घुसे हैं तो हमारे यहां से प्रतिनिधि भेजा गया। जब प्रतिनिधि दौड़ कर आया कि महाराज ने कहा है तो पूरे कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये कोई केवल सरदार पटेल का निर्णय नहीं था। बता दे भाई कि उसमें अगर किसी और ने अपोज किया हो फौज को भेजना तो मैं मान सकता हूं। पूरा निर्णय हुआ कैबिनेट का, फौज भेजी गई और फिर फौज के जाने के कारण जो घुसपैठिए थे वो एक समय में रोक दिए गए। उसके बाद जो प्रक्रिया चली
और उसके बाद फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी तो अब आप चाहो तो किसी को कुछ भी कह सकते हो, तो इसमें क्या है। दिक्कत हमारे गृह मंत्री जी में यह है कि इनके पास आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए या उसके आसपास का एक भी व्यक्ति नहीं है जिस पर ये गर्व और गौरव कर सके। इसीलिए क्योंकि ये झूठ मूठ का पटेल और नेहरू जी के बीच की खाई दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते कि कम से कम इसी चक्कर में हमें कुछ वाहवाही मिल जाए। पता भी नहीं है क्या उपलब्धियां नेहरू जी के समय हुई थी। मतलब देखो, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो आदमी पे दया आती है जिसको किसी चीज की जानकारी ना हो, तो मैं इनके साथ तो उलझता ही नहीं हूं। जिस आदमी को ना सोच हो ना समझ हो, एक चीज जरूर है कि अगर सरदार पटेल बने होते प्रधानमंत्री तो कम से कम आरएसएस नहीं होती। जिस तरह के बयान सरदार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहे थे और उसके सरसंघ चालक को उन्होंने बुलाकर फटकारा था और कहा था कि तुम्हारी जो ये कार्रवाइयां हैं ये राजनीतिक रूप हटके तुमको करना है तो बिल्कुल संस्कृति के काम में करो। तो एक चीज का तो जवाब हमको दे दे अमित शाह जी कि जिस सरदार पटेल के सामने आरएसएस ने कस्में खाई थी और पत्र लिखा था कि हम केवल एक सांस्कृतिक संगठन बन के रह जाएंगे, वो राजनीति में क्यों हस्तक्षेप देता है। जिस संगठन और जिसके संगठन के अनुयायियों ने सरदार पटेल को दिया हुआ अपना वचन ही नहीं निभाया, वो सरदार पटेल की क्या बात करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के तहत आज शिलवत सोनवारी इलाके में एक बड़ा प्रोग्राम एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर की सरबराही में मुनक्किद किया हुआ, जिसमें जिला सतह के अफसरान, अवामी नुमाइंदों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत अल्ताफ मूसवी, एसडीएम सुम्बुल बशीर लोन, नोडल अफसर मेराजुद्दीन के अलावा मुताद्दिद अफसरान मौजूद रहे। इसमें इस अब की बार जो ख़ास तौर पे यूथ पे फोकस, यूथ को हम आइडेंटिफाई करें, यूथ को हम गाइड कर पाएँ स्किल्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सब के ऊपर जो है हमारे यहाँ सिटीजन्स के साथ, हमारे यहाँ लोगों के साथ हम जो है बिल्कुल चर्चा डिस्कशन चल रही है। इसके साथ साथ जो बाकी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो गोल्डन कार्ड हो, चाहे वो जो है लैंड पासबुक के प्रोग्राम्स हो या जल जीवन मिशन में के अंतर्गत जो यहाँ पे काम हो रहा है, उस सब के बारे में लोगों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। वो भी उनके ख्यालात की, उनके हिसाब से कैसे इनको बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इनकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ में जो लोकल ग्राम पंचायत में क्या क्या इनको लगती हैं जो मसाइल हैं जिनको प्रायोरिटी पे लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्कूल में ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, इसमें कुछ बेसिक इशूज़ हैं, फर्नीचर रिलेटेड इशूज़ हैं जिनको टेक केयर करने की ज़रूरत है, या एकोमोडेशन रिलेटेड कुछ जो है इशूज़ हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग नोट कर रहे हैं और साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं किस तरीके से एरिया को, गांव को बेहतर बनाया जा सकता है। और साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा जन भागीदारी का प्रोग्राम है कि कोई भी जगह की डेवलपमेंट, कोई भी गांव की डेवलपमेंट, किसी भी सिटी की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें लोग शाना बशाना नहीं चलें, जब तक उनकी कॉपरेशन, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो। तो बड़ा अच्छा हुआ कि प्रोग्राम भी अच्छा था। यहाँ हमारे जो जिस्सा भी मौजूद थे, जिस्सा की मौजूदगी में जहाँ के बड़े अफसर साहिबान थे, एडमिनिस्ट्रेटर ये जो अख्तर आमिर साहब आए थे, जो सेक्रेटरीट से यहाँ आए थे, और उनकी सरबराही में भी आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। आवाम ने भी अपनी गुजारिशात रखी और द वे द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन लिसनड दीज डिमांड्स ऑफ द पीपल, वो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी डिमांड्स यहाँ लोगों ने रखे उन पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा और अनकरीब सारे काम मुकम्मल किए जाएंगे। उधर तराल के तहसील आरिपुल में बैक टू विलेज प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने और कई कामों को उसी वक्त ही हल किया गया और बाकी कामों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। डीडीसी मेंबर आरिपुल मंजूर अहमद गनाई ने भी इस मौके पर मौजूद थे। गनाई ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और बताया कि बैक टू विलेज में यहाँ किसी बड़े अफसर को तैनात नहीं किया गया, बल्कि क्लास 4 मुलाजिमों को लोगों के मसाइल सुनने के लिए यहाँ भेजा गया। देखा टोटल 50 के करीब बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 7 के केसेस मैंने अभी सैंक्शन कर दिए हैं और बाकी केसेस भी जो हैं वो 2-4 दिन के अंदर जो है उसको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कंप्लीट करेगा। अगर उनकी फॉर्मेलिटीज़ आज भी यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड भी अगर उनका होता तो भी मैं केस सैंक्शन करता, लेकिन आधार कार्ड भी उन्होंने नहीं लाया था, तो 2-4 दिनों के अंदर वो भी सैंक्शन हो जाएगा। बेरोज़गार इस तरीके से ना सोचें कि हमें अपना रोज़गार ही लेना है, बल्कि जो सरकार की स्कीमें हैं जैसे PMEGP है, उसके अंदर 3 बड़ी स्कीमें हैं, जैसे DIC को लेके हो गया, KVIC को लेके हो गया, KVIB को लेके हो गया, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की जो स्कीम्स हैं, उसके बाद जो हमारी सेरिकल्चर की जो है, फिशरीज़ की जो है, उनको लेके सिर्फ आप अपने लिए ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करें, बल्कि आप एज ए एम्प्लॉयर बने।
तराल पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी के तहत एक रैली का आयोजन किया गया जो तराल बाला से शुरू होकर हरदोमीर में खत्म हुई। रैली में तराल के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए स्टूडेंट्स ने शिरकत की। लड़कों की रैली में आकिब मंजूर यूपीएससीआर ने पहली, अमित सिंह गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने दूसरी और एजाज यूसुफ हाई स्कूल मछामा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लड़कियों के जुमरे में ताबिना रशीद सीपीएम स्कूल ने पहली, जबकि फजा मंजूर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तराल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया से बात करते हुए डीएसपी ने बताया कि रैली का मकसद नशे के खिलाफ रुझान पैदा करने के साथ साथ खेलकूद के जज्बे को फरोग देना था। हासिल की है और जो कि रेस थी तराल से अमीराबाद तक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि अवंतीपुरा पुलिस ने ऑर्गेनाइज की थी। ऐसी रेस जो है, ऐसे कॉम्पिटिशन फ्यूचर में भी होने चाहिए और खासकर जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व है उनको ड्रग्स में से मतलब की तरफ इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, सपोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सपोर्ट्स में बहुत अच्छा फील हो रहा है जो कि ड्रग्स में नहीं होगा। हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन के ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो हम अगर हिस्ट्री की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राउंड अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया गया था, तो उन्हीं की याद में ये रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मोटिव ये था कि दिस कंट्री इज़ वन। हमारे अलग अलग रिलीजन डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, तो जस्ट फॉर ए डिपिक्शन दैट दिस कंट्री इज़ वन और एक पीस का मैसेज देने के लिए ये इवेंट। तो उधर नेशनल यूनिटी डे के मुनासबत से फौज की 29 आरआर की जानिब से पटन के परिहासपुरा में रन फॉर यूनिटी कराई गई। इस रेस में काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ परिहासपुरा मोड़ से फौज के अफसरान की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई और तारीखी कन्हा शहर में इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। बच्चों ने इस दौड़ के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गुजार हो 29 खनपेट आरआर को कि उन्होंने हमारे यहाँ पर रनिंग करवाई है। मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है और मैं एथलीट बनना चाहता हूँ। मैं हर किसी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि वो अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे और अपना टैलेंट दिखा सके। मैं यही कहूँगा, ये जो रेस है रन फॉर यूनिटी तरफ से, मैं बहुत खुश, मैंने इसमें पहली पोजीशन हासिल की है। मैं यही कहूँगा कि आगे भी ऐसी रेस। ओलंपियन आरिफ खान और जम्मू कश्मीर के आने वाले स्टार स्कीयर वसीम अहमद भट्ट यूएई में अल्पाइन सलाम चैंपियनशिप FIS रेस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आरिफ खान और वसीम भट्ट दोनों 12 सदस्य हिंदुस्तानी दस्ते का हिस्सा होंगे, जिन्हें UAE विंटर खेलों की फेडरेशन ने इसके और स्नोबोर्ड इंडिया की सिफारिश पर आमंत्रित किया है। ये दोनों दुबई सिटी में 2 से 9 नवंबर तक UAE अल्पाइन चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। FIS रेसेस अहम होती हैं क्योंकि एथलीट्स इन रेसों में हिस्सा लेकर FIS के हासिल पॉइंट्स की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। आरिफ खान भारत के विंटर खेलों के मैदान का एक जाना पहचाना नाम है। आरिफ खान और वसीम के साथ खास बात की हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने। नवंबर के महीने में जो 2 से 9 नवंबर तक वहां पे चैंपियनशिप है, उस चैंपियनशिप के लिए ये हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और ये मुंतखब हुए हैं और सीधे तौर पे हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये खुशी का मकाम है। और आरिफ साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और एक और खुशी का मकाम है क्योंकि इसी साल आपने ओलंपिक्स खेला है और अब एक और खुशी है जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए आप नुमाइंदगी करेंगे UAE में, तो कैसी खुशी है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सीज़न शुरू होने वाला है और हम रेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, जो फरवरी में फ्रांस में हो रहा है, वर्ल्ड स्की चैम्पियनशिप। तो यहाँ से जो शुरुआत होगी वो अगले 4 साल तक रहेगी, ओलंपिक्स तक जर्नी रहेगी। तो ये हमारे लिए अभी बेस्ट स्टेप है कि शुरुआत अगले हफ्ते रेसेस से करने जा रहे हैं। तो ये जो अल्पाइन सलालम की ये चैंपियनशिप है UAE में, और कितने कठिन मराहिल से एक स्कीयर को गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर की, यहाँ नेचुरल स्नो होता है और दीगर ममालिक में आर्टिफिशियल स्नो पे चलना पड़ता है, तो कितनी डिफरेंस रहती है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? ये जो UAE में हो रहा है ये सारा इंडोर है,
ये क्योंकि वो एक डेजर्ट है, आप जानते हैं कि कंट्री पूरा रेगिस्तान है। तो जो उन्होंने अपना जो स्की स्टेडियम बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया है, वहाँ पे रेसेस हो रहे हैं। और जो बर्फ़ होता है वो सारा आइस होता है, उस पर पानी भी छिड़क जाता है कि उसको पूरा प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद तो ये एक ऐसा मुकाम होता है कि आपको हर मूवमेंट पे, हर जो आप टर्न लेते हैं, जो आप कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है उस पे आपको बिल्कुल डटे रहना है, पहले स्टार्ट से फिनिश तक। ये इस तरह की इस लेवल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है इसके लिए। तो जो आगे फिर यहाँ से आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप जो नेचुरल स्नो पे जो आइस बनाया जाता है हमारे लिए, वहाँ पे फिर एक अच्छी एक्सपीरियंस और एक अच्छा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 1200